बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू व्यूअर्स। जब हम खुशी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसी बात की होती है कि हमारा प्यारा पाकिस्तान, हमारा खूबसूरत पाकिस्तान कितना हसीन है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें और ट्रैवलिंग की बात करें स्पेशली, तो पाकिस्तानियों को इतना शौक़ है पाकिस्तान से बाहर जाने का। लाखों रुपए जमा करते हैं सिर्फ दुबई तक जाने के लिए। दुबई जो टेक्निकली अगर आप देखें तो एक नेचुरल जगह नहीं है वो डेजर्ट, लेकिन सरा को उन्होंने एक तरह से एक वहाँ पे शहर और सिटीज़ क्रिएट की गई हैं, राइट। तो जब हम सऊदी अरेबिया की में बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट दुबई और इफ़ वी टॉक अबाउट यूएई के डिफरेंट जो शहर हैं, कतर की बात कर लें, तो ये सारी जगहें जो हैं ये इन्होंने क्रिएट की हैं, उनकी शक्लें निकाली हैं। लेकिन पाकिस्तान को अगर देखें, अच्छा लोग भागते हैं श्रीलंका भी अगर आप जाके देख लें, मतलब जो ज़रा सस्ते पड़ती हैं जगहें पाकिस्तान के करीब। अच्छा, फिर उसके अलावा लोगों को बड़ा शौक़ है जाने का टू ये बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह। अब ये जगहें नो डाउट बड़ी मज़े की हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि पाकिस्तान से मुख्तलिफ है तो जाके देखने में लोगों का इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन मेरा हमेशा ये सवाल होता है कि क्या पहले आपने अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान को देखा है? क्योंकि पाकिस्तान में वो सारी चीज़ें हैं जो आप बाहर के ममालिक में देखने के लिए जाते हैं। अगर हम बात करें दरिया की, सी साइड की, तो आप देखें कि हमारे सी साइड कितने खूबसूरत हैं। देन अगर आप बात करते हैं फ्लैट एरियाज़ की, पंजाब इज़ ब्यूटीफुल। उसके अलावा बलूचिस्तान को आप देखें, इट इज़ अ ब्यूटीफुल एरिया। फिर आप अगर डेजर्ट्स को देखें, चोलिस्तान डेजर्ट की जो रैली होती है वो लोग कितना एंजॉय करते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल दीज डिफरेंट एरियाज़, ये सारी जगहें बड़ी ही खूबसूरत और हसीन हैं। लेकिन अप नॉर्थ सबसे ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज से अट्रैक्ट होते हैं। उनको बड़ा शौक़ होता है कि वो किसी ऐसी जगह पे जाएं, जैसे कि बाय द वे मेरे पास नाम बहुत से हैं, मैं आपको शेयर करती हूँ। कागान वैली की बात करें, अगर हम हुंजा वैली की बात करें, झील सैफुल मुलूक की बात करें, अताबाद लेक की बात करें, फेरी मेडोज़ की बात करें, इतने लोग फेरी मेडोज़ जाते हैं, पाकिस्तानी भी एंड नॉन पाकिस्तानीज़ भी। नीलम वैली है, मरगला हिल्स है, दम नेको है, देन वी हैव चाइना बोर्ड, देन वी हैव नलतर वैली, देन स्कर्दू, पासुकोन्स, सब को बहुत खूबसूरत भी लगती हैं, लोग वहाँ पे ट्रैवल भी करते हैं। इन प्लेसेस की और इन जगहों की फ़ील ही कुछ और है। फिर जब हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं उनको डिस्कवर करने के लिए, उनको देखने के लिए। सो व्यूअर्स, जब पाकिस्तान में ही ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं जो हम आपके साथ अभी शेयर भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मतलब ये तस्वीरों में तो खूबसूरत आ रहे हैं, जब आप इन पर्सन वहाँ पे होते हैं, वो जो एटमॉस्फेयर होता है, वो जो फील होता है, आप सोचें ऐसी जगह पे जाके इंसान कितना रिलैक्स्ड, काम एंड कूल होके वापस आए। 3-4 दिन, बल्कि 2 दिन बंदा ऐसी जगह पे गुजारता है तो इंसान इतना रिलैक्स्ड हो जाता है, इतना अच्छा महसूस करता है। सो व्यूअर्स, अपने मुल्क में ही अगर हम टूरिज़म को प्रमोट करें, हर वक्त हमें ये होता है कि हम पाकिस्तान से बाहर किसी तरह निकल जाएं। पाकिस्तान के अंदर ही रिलैक्स करने के, जाके एंजॉय करने के इतने खूबसूरत इलाके हैं कि मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगी व्यूअर्स के जाएँ, देखें, अपने पाकिस्तान को डिस्कवर करें, उसको जाके, मतलब वो जो कहते हैं ना, उधर जाके मतलब कैंपिंग करनी है कैंपिंग करें, माउंटेन क्लाइंबिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग की तरफ आपने जाने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड देन हॉर्स राइडिंग की बात करें, कितना एक वो जो कहते हैं ना, एक फेरी मेडोज़ की भी हमने आपके साथ तस्वीर शेयर की। सो व्यूअर्स, ये सारी, ये देखें ना, अब यहाँ पे जाके आप कैंप कर सकते हैं। ग्लैम्पिंग भी अब बहुत शुरू हो गई है, जहाँ पे मतलब बाथरूम्स की फैसिलिटीज़, ये वो। व्यूअर्स, ये देखें, ऐसी तस्वीरें लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट करते हैं, लेकिन ये तो एक्चुअल रियल इमेजेस हैं। सो अपने मुल्क में ट्रैवल करते हैं, अपने मुल्क को डिस्कवर करते हैं और उसको अप्रिशिएट करें। देखिए, बाहर के ममालिक में जाके किसी गंदी से गंदी जगह पे भी, अब ये आपको, मैं पिछले दिनों जब बैंकॉक गई हुई थी तो मैंने एक वीडियो लगाई जिसके अंदर ना मैं वहाँ पे उनकी जो कनाल्स के ऊपर जो होती है शॉपिंग, वहाँ पे उन्होंने एक सिलसिला होता है कि आप बेसिकली उनके कनाल्स के ऊपर, तो मुझे कहा ये तो मतलब तस्वीरों में कितना अच्छा आता है, बट एक्चुअली जब इधर ट्रैवल कर रहे हो तो लाहौर का गंदा नाला याद आ जाता है, क्योंकि स्मेल भी वही और लुक भी वही। सो बात ये है कि देखिए व्यूअर्स, हमारे मुल्क तो एक इतना प्योर, इतना खूबसूरत जगह है
अब झील सैफुल मलूक के साथ उधर बैंकॉक का गंदा नाला तो नहीं हम कंपेयर कर सकते ना। मैं ये नहीं कह रही कि बैंकॉक अच्छी जगह नहीं है, ये सारी जगहें बड़ी खूबसूरत है, हर मुल्क बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अपने मुल्क को डिस्कवर करना पहले। और देखिए बजट के अंदर भी ये चीज़ें हो जाती हैं। जब आपने पाकिस्तान से बाहर जाना होता है, वीज़ा शीज़ा इतनी टेंशन है। या ऐसी जगह पे अगर हम जाएं व्यूअर्स, बर्फ़ देखने के लिए लोग कहते हैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहिए। भाई ये स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियों से कोई कम खूबसूरत है? सो व्यूअर्स प्लीज़ अपने मुल्क को डिस्कवर करें, डिफरेंट जगहों पे जाएं। आई एम वेरी लकी, मैं बलूचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब, ये सारी जगहों में कहीं ना कहीं जा भी चुकी हूँ, देख भी चुकी हूँ। ट्रैवलिंग मेरी अक्सर होती है और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि एटलीस्ट मेजर जगहों को तो इंसान जाके देखे। और हमारी हमेशा फैमिली की एक वेकेशन जो है वो पाकिस्तान के ही किसी एरिया में हम जाते हैं, चाहे हम नथिया गली चले जाएं, बूरबंद चले जाएं। एंड देन मेरे हस्बैंड भी बॉयज़ को लेके जाते हैं, मतलब कमाल को, हमज़ा को, इंशाल्लाह जब हसन भी थोड़े बड़े हो जाएंगे और फिर कुछ उनके फ्रेंड्स को जमा करके वो एक माउंटेन ट्रिप पे ज़रूर जाते हैं। इस बार वो स्कर्दू उस साइड पे निकले थे और उस पूरे एरिया को डिस्कवर करके आए थे। सो व्यूअर्स अपने मुल्क को डिस्कवर करें। बेशक अगर आप अफोर्ड करते हैं, साहिब हैसियत है, बाहर भी जाएं, मैं ये नहीं कह रही ना जाएं, लेकिन अपने मुल्क को ज़रूर देखें। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आपकी फेवरेट जगह पाकिस्तान में कौन सी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स्ड फील करते हैं, या आपको जाके देखने की किस जगह की ख्वाहिश है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ राहिला रशीद हमारे साथ हैं। एक तो आपको मुबारकबाद हमने देनी है बेटी के निकाह की, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। और ये बताइए कि जब हम बात करते हैं डिफरेंट इलाकों की, तो आप खुद कश्मीर से हैं? जी बिल्कुल, और देखने से ताल्लुक़ रखता है। हर नज़ारा बहुत खूबसूरत। मार्च अप्रैल में आप जाएं तो आपको हर तरह के फूल नज़र आएंगे, ग्रीनरी, लश ग्रीन और नेचुरल ब्यूटी है। अगर थोड़ा सा और उस पर मेहनत की जाए, उस तरफ तवज्जो दी जाए, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ना आसानी हो सकती है। आप भी यही ना कि वहाँ पे अगर अच्छे होटल्स बना लिए जाएं, अच्छे रिजॉर्ट्स बना लिए जाए, तो लोगों के लिए फिर और ज़्यादा अपीलिंग हो जाएगा। बिल्कुल। असल में लोग इस चीज़ से भी घबराते हैं ना, वो कहते हैं बैंकॉक में 3 स्टार होटल में भी जाके ठहर जाएं तो वहाँ पे भी फिर भी बेहतर आपको कंडीशंस मिलती हैं, ना कि आप पाकिस्तान में 5 स्टार में भी वहाँ पे ठहरें तो पानी नहीं आ रहा। ये वाली चीज़ें बड़ा तंग करती हैं। जी बिल्कुल, बस सहूलतें थोड़ी कम है, बाकी तो किसी चीज़ की कमी। तो अगर जो लोग बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर वो एयरबीएनबी टाइप का सिलसिला वहाँ पे शुरू करते हैं, या कोई ऐसा सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ पे कोई एक प्रॉपर्टी लें, उसको प्रॉपर तरीके से उसको डेवलप करें और उसको रेंट पे देना शुरू करें, तो ये एक बड़ा अच्छा पैसे कमाने की भी अपॉर्चुनिटी है। लोग सर्दियों के अलावा बाकी 6-8 महीने जो है, उन 8 महीनों में पूरे साल में जितने लोग पैसे कमाते हैं उससे ज़्यादा कमा जाते हैं। बिल्कुल जी हाँ। तो आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम आलू गोश्त बना रहे हैं, मटन, बकरे का गोश्त। ये ज़रूर मैं बता दूं व्यूअर्स, अब सारे हंस रहे होंगे, ऊपर हमारे PCR में भी, उधर भी, कि अभी फिर नानों की बात करेगी। मेरी नानी कहती थी कि जिस लड़की को आलू गोश्त नहीं बनाना आता ना, उसकी शादी नहीं हो सकती। तो आपकी तो शादी भी हो गई है, आपने आगे बच्चों की भी शादी करनी शुरू कर दी है, तो आप तो यकीनन अच्छा आलू गोश्त बनाएंगी। ये तो आप बताइएगा कि कैसा बना है। आज तक कोई आपने बुरी चीज़ बनाई है? आज बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लगता है। तो इसके लिए हमें चाहिए बकरे का गोश्त 1 किलो, आलू 1 किलो, प्याज 4 अदद, लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अदरक पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर 4 अदद, तेल 2 कप, बड़ी इलायची 2 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्च 4 अदद, दही आधा किलो, सुरख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और सब्ज़ धनिया वगैरह गार्निश के लिए। अब हमने इसको बनाना कैसे? जी, इसके लिए हम गोश्त धो के उसको आप लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और प्याज काट के, तो मैं तो इस तरह से उसको अपने ही पानी में गला लेती हूँ हल्की आंच पे। जब इतना गल जाए कि भाई बहुत ज़्यादा ना गले, उसके बाद आपने ब्राउन प्याज लेना है और उसके साथ लहसुन अदरक थोड़ा और डालना है, टमाटर और आलू, इनको अच्छे से भून के फिर वो गोश्त आप ऐड कर दें और उनको अच्छे से भूनें। उसमें दही 1-1.5 कप दही डालें, और जब दही का पानी खुश्क हो जाए फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें पानी डाल के जितना शोरबा रखना चाहें, आपका गोश्त आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। अब आलू गोश्त आप पुलाव के साथ खा लें, नान के साथ खा लें, कोई रोटी के साथ खा लें,
आलू गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की फेवरेट है। शायद इसीलिए कराची में आलू चिकन का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब पंजाब साइड पे भी आ गया है। और मुझे इतनी हैरत होती है व्यूअर्स, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बचपन में कभी आलू चिकन की कॉम्बिनेशन नहीं खाई थी, और अब ये इतनी एक कॉमन चीज़ हो गई क्योंकि बहुत से लोग मटन और बीफ नहीं खाते। लेकिन व्यूअर्स, अगर ख़ानदानी आलू गोश्त बनाना है ना, तो वो बीफ या मटन के साथ ही बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सो ये तो अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स। आज बाय द वे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड आईसाइट डे भी मनाया जा रहा है और वर्ल्ड आर्थराइटिस डे भी मनाया जा रहा है। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे आगे जाके। लेकिन व्यूअर्स, एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ। व्यूअर्स, सराइकी बेल्ट के रिनाउंड फोक सिंगर शराफत अली ख़ान हमारे पीटीवी के मॉर्निंग शो का भी हिस्सा रह चुके हैं। उसके अलावा जब मैं एक प्राइवेट चैनल पे थी, वहाँ पे भी वो आए। कल रात एक गाड़ी के हादसे में 7 लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनमें शराफत अली ख़ान और उनके भाई भी शामिल हैं, अनवर अली ख़ान। शराफत अली ख़ान और उनकी टीम मौसीकी प्रोग्राम से वापस घर आ रहे थे जब ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। उनकी गाड़ी जो है वो नहर में जाके गिरी, और क्योंकि वो इतना डीप था कि वो इतना टाइम लग गया कि जब तक उनको निकाला तब तक 7 लोग जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। आप बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट सिंगर थे, लेकिन व्यूअर्स, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आप बहुत ही प्यारे और आजिज़ इंसान भी थे। उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था, और मैं आपको बता नहीं सकती कि नेशनली और इंटरनेशनली आपने पाकिस्तान को फोक म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट भी किया। और पर्सनली उनके साथ इतना अच्छा ताल्लुक़ था कि ये बात सुन के हमारी पूरी की पूरी टीम सख्ते में चली गई। और व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त मियाँ वाली में उनके घर के बाहर हज़ारों लोग जमा हुए हुए हैं जो शौक़ में हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ, क्योंकि ये एक हर दिल अज़ीज़ आर्टिस्ट, एक ब्रिलियंट परफॉर्मर और एक बहुत ही प्यारे इंसान थे। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी फ़ैमिली को सब्र अता करे। शराफत भाई, आपको हम सब बहुत याद करेंगे, और आप बहुत ही प्यारे इंसान थे। बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट व्यूअर्स, और सराइकी बेल्ट के लिए, पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है। इसी नोट पे व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आज के जो 2 दिन हैं उनकी मुनासबत से, वन आफ्टर द अदर। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हारून ने हमें ज्वाइन किया है। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑफ रूमेटोलॉजी एट द फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर, और आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। आखिर आर्थराइटिस है क्या, इससे बचा कैसे जा सकता है, और इसका इलाज क्या है, और आखिर ये दिन मनाने का मकसद क्या है, इस पे हम गाइडेंस लेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज 12 अक्टूबर है, दुनिया में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? 12 अक्टूबर जैसे बिल्कुल आपने कहा पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और इसका मकसद जो है बड़ा सिंपल है कि किस तरह आम आवाम में इस आर्थराइटिस के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उसको प्रमोट किया जाए, आर्थराइटिस के बारे में लोगों को बताया जाए। डॉक्टर साहब, क्या ये इतनी कॉमन बीमारी है कि लोगों को इसके बारे में बताने की ज़रूरत? आपको पता है ना कि जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का एक पूरा महीना होता है, बिल्कुल, राइट, अक्टूबर। देन हम जब बात करते हैं डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर की, तो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट बीमारियों की जब बात करते हैं, यूजुअली वो ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, जानलेवा होती हैं, या फिर इंसान को जैसे डायबिटीज़ मुतासिर कर देती है पूरी ज़िंदगी के लिए। बिल्कुल। सो क्या आर्थराइटिस भी ऐसी ही चीज़ है? असल में लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते ना। मैं वही कहने लगा कि अगर मैं आपको एक फिगर्स दूं जो लिटरली व्यूज़ के लिए भी बड़े, जैसे कहते हैं ना, आइज़ विल पॉप आउट, कि एवरी 4th पेशेंट, हर चौथा बंदा जो पूरी दुनिया में है उसको डॉक्टर डायग्नोज आर्थराइटिस। मैं आम आर्थराइटिस की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इवन यूनाइटेड स्टेट्स के फिगर हैं, कुछ यूरोपियन यूनियंस के कुछ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ के फिगर्स हैं, तो हर चौथा बंदा हु इज़ वॉकिंग अराउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडल्ट्स, हर चौथा बंदा जो वॉक अराउंड कर रहा है उसको डॉक्टर डायग्नोज आर्थराइटिस है। सो दैट कॉमन दिस प्रॉब्लम है। और नॉट ओनली ये कि ये आर्थराइटिस है, ज़ाहिर है इसके इश्यूज़ हैं,
लेकिन अगर डिसेबिलिटीज़ की बात की जाए तो इट स्टैंड्स टॉप वन ऑफ द थर्ड वन इन द होल वर्ल्ड, अच्छा, जिसकी वजह से डिसेबिलिटीज़ होती हैं, मतलब फंक्शनल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, बंदे की ज़ाहिर डे टू डे एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। तो इस मतलब हद हर रोज़ जो आप काम करते हैं वो काम करने से भी आप रह जाते हैं। व्यूअर्स, मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को जानती हूँ जिनको आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ कोई 12-13 साल पहले। उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया। अब वो अपने बालों को कंघी भी खुद नहीं कर सकती, उनसे कंघी नहीं सही तरह पकड़ी जाती और उनके हाथ ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल उनके हाथ ऐसे हो गए हैं, और वो कोम को पकड़ के ऐसे ब्रश करने की कोशिश करती हैं तो उनसे वो भी नहीं होता। सो व्यूअर्स, देखिए, एक तो होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से इंसान डिफरेंटली एबल्ड पैदा हो, और एक होता है कि आप अपने आप को खुद डिसेबल्ड कर दें, क्योंकि ये तो वो चीज़ है जो आप अपनी ज़ात के साथ खुद करते हैं। अगर आपको समझ आ रही है कि आपके साथ कुछ हो रहा है, भी वो हमेशा कहती हूँ, बुखार भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ दिनों से, एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। जो आप रुजू करके मसले का हल फ़ौरन ले लेंगे, प्रिवेंट कर लेंगे या इनिशियल स्टेज में रोक लेंगे, वो आप तब नहीं कर सकते जब मसला अपनी पीक पे जा रहा हो। बिल्कुल ऐसे है जी। सो डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस है क्या? सबसे पहले समझाएं कि ये एग्जैक्टली बीमारी है क्या। आर्थराइटिस से पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, आर्थराइटिस होता क्या है, मतलब इसमें जोड़ों की दर्द होती है। अब वो जोड़ों की दर्द आपको पता है किसको नहीं है। अब वो देयर आर 100 डिफरेंट रीजंस फॉर जॉइंट पेन्स। कि ज़ाहिर है जी, जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, कोई ज़ाहिर हैक्टिक डे था, नींद नहीं पूरी हुई, सो देयर कुड बी लॉट ऑफ रीजंस के जोड़ों की दर्द है। लेकिन आर्थराइटिस थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है। ज़ाहिर है जोड़ों की दर्द तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो भी जॉइंट्स जो मुतासर हैं उसमें जोड़ों में, उनमें सोजिश हो जाती है, वो रेड हो जाते हैं कुछ दफ़ा, और उनको दबाने से उनकी मूवमेंट्स में दर्द होती है। फॉर एग्जांपल, अगर घुटने का दर्द है, स्पेशली हाथों का दर्द है, या ये रिस्ट या कलाइयों का दर्द है, तो कलाई की मूवमेंट में दर्द होगी, कलाई को अगर आप दबाएंगे तो दर्द होगी, या ये जो हमारे नकल्स हैं तो इनको दबाएंगे तो दर्द होगी। इसी तरह घुटने ये जो होते हैं हमारे, जी बिल्कुल, ये स्पेशली बिल्कुल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल तो हर बंदा उठ रहा है तो उनकी उंगलियां अकड़ी हुई होती हैं। एग्जैक्टली। अब ये है जो बिल्कुल, ये है जो जॉइंट पेन, जिसको हम आर्थरेल्जी अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, कि जॉइंट की दर्द है। आर्थराइटिस उससे ज़रा थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज है, कि जब जॉइंट में सिर्फ दर्द नहीं है, जॉइंट में एक्चुअली इन्फ्लेमेशन हो गई, जॉइंट में सोजिश आ गई है, जॉइंट्स में एक्चुअली आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो के वहाँ अटैक कर रहा है। अब दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द टाइम इज़ द की। अब इसको मैं आम अपने मरीज़ों को ये समझाता हूँ कि जोड़ों में आग लग गई। एक सेकेंड, बट डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, यूरिक एसिड या गाउट, क्योंकि यूरिक एसिड जब बहुत बढ़ जाता है, गाउट हो जाता है, तब आपको पता है कि पाँव की लोग चल नहीं सकते ऐसे बिल्कुल। और आर्थराइटिस, इन चारों पांचों में फ़र्क कैसे बंदे को पता चले? बड़ा आसान है, अगर थोड़ा सा पीछे होके देखेंगे ओवरऑल, जैसे मैंने कहा, एक तो है सिंपल जोड़ों की दर्द, और एक है आर्थराइटिस के जोड़ों की दर्द के साथ जोड़ों में सोजिश भी आ गई है, जोड़ों की मूवमेंट्स भी काफ़ी पेनफुल हो गई हैं। फिर आपने जो बात की ऑस्टियोपोरोसिस तो बोन्स की थिनिंग है, उसमें दर्द नहीं होगी, हड्डियों का भुरभुरापन, जो बिल्कुल वो, उसमें दर्द नहीं होगी। वो ये होगी जब भुरभुरापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इवेंचुअली बोन्स टूट जाएंगे। अब आप यूरिक एसिड की बात करें, यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द रीजंस जिससे आर्थराइटिस होता है। अच्छा। यूरिक एसिड में क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्रिस्टल जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अब वो ज़ाहिर है हमारी किडनीज उसको निकाल नहीं रहे होते, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो जो क्रिस्टल्स हैं वो जाके सडन पर्टिकुलर जॉइंट को अटैक जिधर उसको बेसिकली जगह मिलती है, वो वहाँ से जाके उसको बर्बाद करना शुरू। उधर जायरी कोई भी चीज़ देखिए, गाड़ी एयर फिल्टर को अगर आप देखें, उसके अंदर जब चीज़ें फंसनी शुरू हो जाती हैं तो उस एयर फिल्टर की कारकर्दगी कम हो जाती है और पूरी मशीनरी ख़राब हो जाती है पीछे से। इसी तरह से अगर आपके जॉइंट्स वगैरह के नॉर्मल फंक्शनिंग में चीज़ें जाके, जिस तरह गुर्दे के अंदर अगर पथरी आ जाती है तो चीखें निकल जाती हैं। बिल्कुल। और आर्थराइटिस की वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि चलें थोड़ी सी अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले दैट दे नीड टू बी, कि उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ द की। जैसे मैंने पहले भी वर्ड यूज़ किया कि जितना टाइम गुजरता जाएगा उसमें मुस्तकिल नुकसान होता रहेगा। जोड़ों में, जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया था, जोड़ों में आग लग जाती है। अब जितने दिन, जितने हफ्ते, जितने महीने गुजरते जाएंगे उसमें मुस्तकिल नुकसान पहुंचता रहेगा। अंदर की हड्डी, अंदर की कार्टिलेज जो है वो मुस्तकिल डैमेज होती रहती है। जब वो पर्टिकुलर जॉइंट डैमेज हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको फिर नॉर्मलाइज नहीं कर सकती। सर्जरी से उसकी चलें शक्ल सूरत थोड़ी बहुत सीधी हो जाएगी, लेकिन उसकी फंक्शनिंग, उसका जो प्रॉपर नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन नहीं रख सकेंगे। डॉक्टर साहब, सर्जरी से आप चले उंगलियां सीधी कर भी लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो उसमें स्कारिंग होती है,
आपको उसकी अपीयरेंस और उससे तंग हो रहे हैं, आपके भी आपकी मूवमेंट कम हो रही है, चले आपने उसकी शक्ल ठीक कर भी ली तो उस पर फिर सारे निशानों से आपके हाथ पांव भरे हुए होंगे। तो बिल्कुल ऐसी है, उसको कॉस्मेटिक रीज़न के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी उस पर्टिकुलर फिंगर्स की ठीक नहीं होती। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब किस स्टेज पे डॉक्टर से रुजू करें, और जब डॉक्टर के पास आते हैं तो उसमें तशखीस क्या होती है? मैं स्टेप बाय स्टेप जानना चाहती हूँ, उसके बाद फिर मैं आऊँगी कि कितने एग्ज़ाम हैं इसके। जी बिल्कुल। पहले तो यही वाली, जैसे मैंने टाइम ज़की की बात की, पहले जब मैं आज से अगर 1 डिकेड बल्कि 2 डिकेड पहले की बात करूं तो इंटरनेशनल ये किया जाता था कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेडिसिन से पहले आप 2-3 महीने वेट करें, शायद खुद सेटल हो जाए, थोड़े बहुत पेन किलर्स यूज़ करें। लेकिन अब इंटरनेशनली ड्राइव ये है कि विद इन वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स के अंदर अंदर आपने लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स इनिशिएट कर देनी है ताकि उसके अंदर जो सोजिश आई है उसी वक्त रुक जाए। तो इसलिए अगर आप स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हाँ जी, तो एक आम बंदा जो है, व्यूअर्स जो कोई देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर उनको कोई भी जॉइंट की दर्द है और वो परसिस्ट कर रही है, जैसे आप कह रहे थे कि ज़ाहिर है मौसम चेंज हुआ है, बैड डे है, हेक्टिक डे है, थोड़ा बहुत दर्दें आ गई, जस्ट वेट एज लॉन्ग एज वहाँ जॉइंट की स्वेलिंग नहीं है। लेकिन अगर दर्द भी है, जोड़ों में सोजिश भी है और वो पर्टिकुलर जोड़ मूव नहीं हो रहा प्रॉपर, मैं अपनी उंगलियां चेक कर रही हूँ, कभी कभी सुबह उठती हूँ तो उंगलियां अकड़ी भी होती हैं। सो देन व्हाट दे रियली नीड टू डू इज़ कि गो एंड गेट सीन बाय समबडी। अब वो डॉक्टर के पास जाएं तो जाहिर है उसमें इम्पॉर्टेंट हमारे लिए अच्छा, प्रेगनेंसी में होता है? बहुत कॉमन। प्रेगनेंसीज में तो नहीं आर्थराइटिस हो जाता? प्रेगनेंसीज में बल्कि कुछ आर्थराइटिस हैं जो बेहतर हो जाता है। अच्छा, ये नेचर का एक है, जैसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। क्योंकि देखिए ना, प्रेगनेंसी में आपकी जोड़ों में भी दर्द होती है और स्वेलिंग भी बड़ी हो जाती है। मुझे याद है मैंने अपनी हसन की प्रेगनेंसी, नूर की प्रेगनेंसी में, लेटर एज में जब वैसी प्रेगनेंसीज हों तो और भी होते हैं मसाइल, बट आई रिमेंबर के 3 साल पहले व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग नूर, डॉक्टर साहब मैं अपनी, अगर मेरी मिडिल फिंगर पे मैं कोई रिंग पहनती थी वो मैं अपनी चीची उंगली पे नहीं पहन पाती थी क्योंकि इतनी स्वेलिंग हो गई होती थी। ये जो स्वेलिंग की आप बात कर रही हैं जो प्रेगनेंसी में होती है वो तो ओवरऑल पूरी जनरलाइज्ड होती है, वो अडीमा होता है पूरे जिस्म का, ठीक है, exactly, वो फर्क चीज़ है। हाँ जी, वो बिल्कुल फ़र्क चीज़ है। लेकिन चलें अभी अगर ये बात कर रहे हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बड़ा कॉमन आर्थराइटिस है, इस तरह जो उंगलियों के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उनको अफेक्ट करता है, तो वो आर्थराइटिस एक्चुअली प्रेगनेंसी में बेहतर हो जाता है। अब ये भी एक नेचर की एक ब्लेसिंग है, वो ये होती है कि ज़ाहिर बेबी कैरी कर रहे होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम नेचर ने वैसे ही ज़रा थोड़ा सा सप्रेस किया होता है, दबाया होता है, तो इसलिए आर्थराइटिस भी बेहतर हो सकती है। लेकिन जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, अनदर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि अगर प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद किसी की जोड़ों की दर्दें ख़राब हो रही हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर साइंस कि उनको आर्थराइटिस है, इनके इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन है एंड दे रियली नीड टू गो एंड सी अ डॉक्टर। आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है डॉक्टर साहब? अब जिस तरह पूछने लगे थे कि आर्थराइटिस की टाइप्स हैं, अब आर्थराइटिस की वन ऑफ द मेजर टाइप्स तो ये कि इम्यून सिस्टम, यानी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो डिसफंक्शनल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अब उसकी भी डिफरेंट रीजंस हैं। ये ज़्यादा जो मेन रीज़न होती है वो जेनेटिक्स होती हैं। ये हमारी वी आर कैरिंग सर्टन जीन्स, अब वो गुड बैड जीन्स तो ट्रैवल कर रही होती हैं, अब ज़ाहिर है सारे बहन भाइयों में ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फैमिली मेम्बर में आइदर कोई इन्फेक्शन होती है या एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं, बल्कि अब तो स्ट्रेस पे बड़ा काम हो रहा है कि इमोशनल स्ट्रेस, स्ट्रेस एट होम, स्ट्रेस एट वर्क, कि वो भी उन जीन्स को ख़राब मज़ीद कर देता है, जिससे आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो एक तो इम्यून सिस्टम है जिसकी डिसफंक्शन की वजह से एक मेजर आर्थराइटिस डेवलप होता है। दूसरा है जो वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस होता है, जो एज की वजह से होता है, जैसे हमारे बाल, स्किन, सारी चीज़ें वेयर एंड टेयर का शिकार होती हैं विद एज। इसी तरह जॉइंट्स में भी वेयर एंड टेयर तो होता क्या है। हर इंसान को बुढ़ापे में आर्थराइटिस होता है या कुछ लोगों में ज़्यादा होता है? कुछ लोगों में डेफिनेटली ज़्यादा होता है और उसकी भी रीजंस नंबर 1 जेनेटिक्स हैं, नंबर 2 बॉडी मास इंडेक्स है। अगर आप ज़ाहिर ज़्यादा, यानी कि हर बुजुर्ग को जैसे कि डायबिटीज़ नहीं होती, लेकिन डायबिटीज़ के ज़्यादा होना इस एज ग्रुप मतलब 55-60 के बाद ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब बल्कि अगर स्टेटिस्टिक्स देखें तो विल बी अमेज्ड टू हियर कि अगर आप 30 साल से पहले की यंगर देन 30 ईयर्स को देखें तो अराउंड 10% लोगों को आर्थराइटिस होता है। अगर 30 से कोई 65 ईयर्स के लोग देखें तो 30% लोगों को आर्थराइटिस होगा। अगर मोर देन 65 ईयर्स के लोगों को देखें तो 50% लोगों को आर्थराइटिस होता है। हर दूसरे बंदे। हाँ, हर दूसरे बंदे, और वो भी डॉक्टर डायग्नोज आर्थराइटिस। अच्छा डॉक्टर साहब, अगेन तशखीस, अब डॉक्टर के पास आ जाए तो आप किस तरह से पता करेंगे कि किसी को आर्थराइटिस है? अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास अक्सर मरीज़ लेट इसलिए आते हैं, वो कहते हैं जी ब्लड टेस्ट डॉक्टर साहब ने करवाए थे या हमने करवाए हैं, वो तो ठीक आए हैं तो इसलिए हम आए नहीं आपके पास। अब नॉट एवरी पेशेंट गोना हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ आर्थराइटिस। अब ब्लड टेस्ट जो हैं वो हर एक जैसे नहीं होता।
अब हमारे पास बेतहाशा किस्म के आर्थराइटिस हैं जिसमें ब्लड टेस्ट जिस तरह रूमेटाइड फैक्टर है या एंटीबॉडीज़ हैं वो डिटेक्ट नहीं होती। सो ब्लड टेस्ट हमें हेल्प एक हद तक ज़रूर करते हैं, लेकिन वो ये कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होते कि आप घर में बैठे अपने लोकल डॉक्टर के पास गए हैं, ब्लड टेस्ट हुए हैं, ब्लड टेस्ट नेगेटिव थे तो जी आपको तो आर्थराइटिस है ही नहीं है, कोई नहीं है, जोड़ों की दर्द हैं, घर बैठे। दैट शुड नॉट बी द केस, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी अलामत परसिस्ट कर रही हैं, ब्लड टेस्ट दोबारा मैं कह रहा हूँ तकरीबन 50% लोगों को, दोबारा कह रहा हूँ 50% लोगों को ब्लड टेस्ट नॉर्मल होते हैं लेकिन उनको फिर भी आर्थराइटिस चल रहा होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, ब्लड टेस्ट की बेस पे सिर्फ अपने आप को आर्थराइटिस से ये ना सोचें, रीअश्योर ना हो जाएं, तसल्ली ना करके बैठ जाएं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक तो ब्लड टेस्ट, उसके अलावा क्या क्या तरीके हैं चेक करने के? लोग एक्चुअली तशखीस के से डर के नहीं आते ना डॉक्टर के पास कि यार वो तो चेकिंग में ही इतनी हालत ख़राब कर देते हैं टाइप चीज़। तो इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे पता कि एक तो ब्लड टेस्ट हो गया बट 50% आता है 50% नहीं आता, तो वो एक सपोर्ट है जी बिल्कुल, बट मेन चीज़ नहीं है। और क्या? अनफॉर्चुनेटली फिर थर्ड चीज़ यही आती है कि आप रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं या जो और नहीं, वही कह रही रोमेटोलॉजिस्ट कैसे हम करता लोग है? तो जी सिंपल, ज़ाहिर है मैं तो बड़ा अपने आप को कहता हूँ हम लोग तो बड़े अच्छे क्लिनिशियंस होते हैं। मैं तो बहुत कम ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, बहुत कम ये जो फैंसी सारे टेस्ट हैं कि जी MRI करवाएं। ज़ाहिर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें एटलीस्ट 70% पेशेंट की स्टोरी सुन के और पेशेंट के हाथ, पेशेंट के जॉइंट्स देख के आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है, एटलीस्ट 70% इफ़ नॉट मोर, कि आपको उसको आर्थराइटिस है कि नहीं है। अब आगे होता है कि किस आर्थराइटिस को लेबल देना है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग। मैं कहता हूँ कि हम रादर दैन के टाइम वेस्ट करें कि इसको हमने A लेबल देना है, B लेबल देना है, C लेबल देना है, पहले ये तो डिफ़ाइन कर लें आर्थराइटिस है, एटलीस्ट स्टार्ट सम बेसिक ट्रीटमेंट जब तक हम उसको प्रॉपर लेबल की तरफ ना जाएं, ताकि टाइम ना ज़ाया हो। ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर साहब? ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त, बल्कि अगर हम पूरे मेडिकल फील्ड की बात करें तो 2 स्पेशलिटीज़ हैं जिन्होंने एक्सेल किया, जिन्होंने सिग्निफिकेंटली जिसे कहते हैं डिजीज़ को रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया ट्रीटमेंट्स ने। एक है रूमेटोलॉजी और दूसरी है ऑन्कोलॉजी। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास अब डेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। वी नो वेरी क्लियरली नाउ कि कैंसर सेल्स को किस तरह हमने रोकना है। वी नो वेरी क्लियरली कि हमारे जो आर्थराइटिस के जो इम्यून सिस्टम के साइकिल्स हैं उनको किस तरह ब्रेक करना है और किस किस लेवल पे उसको ब्रेक करना है। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त एडवांसमेंट्स हैं। अब वो स्टोरी बहुत पुरानी है कि जी हमारे पास सिर्फ स्टेरॉइड्स ही हैं, वो स्टोरी बहुत पुरानी है कि जी ये तो पेन किलर ही देने हैं और क्या देना है इन्होंने। तो बहुत डेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ना स्टेरॉइड से डर जाते हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ जी कि स्टेरॉइड इज़ नॉट द मेन स्टे ट्रीटमेंट्स एनीमोर। सिर्फ हम उस पर रिलाई नहीं करते, वो हमारे फर्स्ट स्टेप ज़रूर होते हैं, ठीक है ना, चीज़ को कंट्रोल में ले आए। वो मैं लेकिन अगर राइट टाइम पे बंदा आएगा तो आपको शायद स्टेरॉइड की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आप अपने दूसरे इलाज के थ्रू उसको मैनेज कर लें। बल्कि वो कई दफ़ा मैं तो अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ स्टेरॉइड मैं ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वक्त ही है, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा भड़की हुई है, मुझे थोड़ी देर के लिए, चंद हफ्तों के लिए जल्दी से रोकना है ताकि बाकी जो लॉन्ग टर्म दवाइयाँ हैं उनको काम करने में आसानी। सारी ज़िंदगी की दवाई है फिर ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लोगों की तकलीफ कम होती है तो लोग दवाइयाँ छोड़ देते हैं। आप देखिए टीबी में सबसे ज़्यादा हमने ये केस देखा है कि ट्यूबरकुलोसिस में टीबी के अंदर दवाई आपने ली, 1 हफ्ता ली, 2 हफ्ता ली, तबीयत बेहतर हो गई, डॉक्टर ने 6 महीने का आपको नुस्खा, 3 महीने का नुस्खा लिख के दिया हुआ है, आपने 2 हफ्ते लेके छोड़ दी, उसके बाद आपको डबल जोर का टीबी होता है और फिर अक्सर वो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी होता है। उसी तरह किसी भी बीमारी का इलाज बीच में छोड़ दें तो ये लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम इज़ हार्ड टू नो। अब लाइफ टाइम भी मरीज़ पे डिपेंड करता है। अगर हम ज़ाहिर स्टेटिस्टिक्स या स्टडीज़ देखें, फॉर्मली इंटरनेशनल स्टडीज़, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ डिक्टेट करती है कि कौन से मरीज़ हैं जिनकी लॉन्ग टर्म मेडिसिन छूट जाएगी। वो हैं जो फौरी तौर पे अपना इलाज शुरू करते हैं, यानी जितने आप डिले करते हैं ट्रीटमेंट में उतनी ट्रीटमेंट भी लंबी चलेगी। नंबर 2, जिन्होंने एग्रेसिवली फॉलो किया है प्रोटोकॉल को कि जो ट्रीटमेंट्स हैं, यानी ये नहीं किया कि जी ठीक हुए दवाई छोड़ दी फिर नए सिरे से फिर दवाई शुरू होगी, तो जितना आप उसको घसीटते रहेंगे वो बीमारी भी घसीटती रहती और वो चलती रहती है, वो लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है। तो इससे जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगी, ना सिर्फ आप बेहतर होंगे मरीज़, बल्कि उनकी दवाइयाँ छूटने के चांसेस बहुत बेहतर होता है। डॉक्टर साहब फाइनली प्रिवेंशन ना हो तो कितनी अच्छी बात है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर, हमारा तो स्लोगन एट मॉर्निंग एट होम, ये सब ये अब तो मुझे लोग भी मिलके कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, क्योंकि मेरी फेवरेट लाइन है। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि इससे हम बच कैसे सकते हैं, ये एज अ फाइनल स्टेटमेंट मुझे आपसे चाहिए। आई विश कि हमारे पास कोई इसका कोई बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ आंसर होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बच्चों की खुराक में कुछ ऐसा दे सकते हैं कि आगे ना उनको कुछ तो होगा। डॉक्टर बिल्कुल, बहुत चीज़ें, बेतहाशा चीज़ें।
थोड़ी चीज़ें नहीं क्योंकि देसी टोटके लोग करने शुरू हो जाते हैं, फुल में खाने खिलाने शुरू कर देते हैं। अब दो चीज़ें हैं, दोबारा मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर लूँ व्यूअर्स के लिए आसानी हो जाएगी। एक तो इम्यून सिस्टम का या इन्फ्लेमेशन का आर्थराइटिस है, उसके लिए ज़ाहिर है 60-70% तो हमारी जीन्स है जो ड्राइव कर रही हैं सारी चीज़ों को, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ और एडिशनल चीज़ें कर सकते हैं जो उसके इम्पैक्ट को ज़रूर कम कर सकती हैं। और दूसरा आर्थराइटिस जो ये एज रिलेटेड है या वेट रिलेटेड है एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड आर्थराइटिस हैं। हाँ, ये हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड जॉइंट पेन्स, मसल पेन्स हैं। अब उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं बल्कि, जिससे सिंपल चीज़ें हैं। अब लोग अक्सर ही फूड की पूछ रहे होते हैं, अब फूड में डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो कुछ हद तक हेल्प करती हैं डेफिनेटली, जिस तरह आपकी फैटी फ़िश है, जिस तरह सैल्मन है फॉर एग्जांपल, वो है इट हैज़ बीन शोन टू बी हेल्पफुल, जिससे एंटीऑक्सीडेंट फूड है। भाई फिश ऑयल्स आपके लिए बेसिकली जो ओमेगा 3 6 से 9 ले, एग्जैक्टली, जिस तरह चेरीज़ हैं, बेरीज़ हैं, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर है, बिल्कुल वही एग्जैक्टली। क्योंकि मैं जब भी सर्दियाँ आती हैं अपने बच्चों को एक बोतल कॉड लिवर ऑयल की ज़रूर ख़त्म कराती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह जितने भी आपकी प्रोसेस्ड फूड है। सोडाज, अब आप कितनी इंटरेस्टिंग बात है व्यूअर्स के, जो आप सोडा लेते हैं, जो फिजी ड्रिंक्स आप लेते हैं, काली हो सफ़ेद हो, बाय द वे काली सफ़ेद ऑरेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें वही चीज़ें हैं, बिल्कुल वो आपकी जाके बोन्स को इफेक्ट करती हैं। आप कितनी कैफीन दिन में लेते हैं? लोग कहते हैं कॉफ़ी और चाय बड़ी अच्छी है, उसके भी बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादा ले तो, राइट डॉक्टर? ये एक हद तक है, बिल्कुल है, तो इसलिए फूड का डेफिनेट इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम हमारी फिजिकल एक्टिविटी, और उससे थर्ड इंपॉर्टेंट इज़ द वेट। अब अगर वेट की अगर बात करें, आप हैरान होंगे सुन के कि अगर हम अपनी बॉडी का 10% वेट रिड्यूस कर दें, 10%, तो हमारी बोन पेन्स 50% रिड्यूस हो जाती है। क्या बात है, 50%। और अगर मैं ये करूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा 5 kg जो मेरा स्टैंडर्ड वेट से ज़्यादा हो, तो मेरा लाइफ टाइम रिस्क बीइंग अ मैन इज़ 24% के मुझे नी की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सही, 25%। अगर ये खातून है जिसका 5 kg सिर्फ वेट ज़्यादा है, उसका 34% रिस्क है कि उसको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट के जी हम वेट पे ज़रूर बिल्कुल तवज्जो दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अल्टीमेटली देखें, जिनसे भी हम बात करते हैं, फ्रॉम मतलब चाहे आप डायबिटोलॉजिस्ट से मतलब किसी मतलब आप रूमेटोलॉजिस्ट से बात कर लें, आप मतलब आप किसी से भी बात कर लें, कोई भी डॉक्टर हमारे पास सेट पे आते हैं, पीडियाट्रिशियन आते हैं, जिससे हम बात करते हैं, ENT तक से बात करें तो वो घूम के एक ही बात कहते हैं कि प्लीज़ अपनी सेहत और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। चहलकदमी, अच्छी खुराक का लेना, पानी प्रॉपर कंज्यूम करना, अपनी मल्टीविटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना, नींद को पूरा करना, ये सारी चीज़ें एक हेल्दी लाइफ की तरफ आपको लेके जाते हैं। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज वर्ल्ड साइट डे भी है, बीनाई का आलमी दिन भी है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने। जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड साइट डे यानी कि बीनाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लव योर आइज़ एट वर्क इस साल की थीम है। आज हमें गाइड करने के लिए, हमारी नॉलेज में इजाफा करने के लिए और हमें प्रिकॉशंस बताने के लिए आई एंड रेटिना कंसल्टेंट डॉक्टर इरफान करामत ने ज्वाइन किया है। आप कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं एंड आई स्पेशलिस्ट है एट द जिन्ना हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप लोगों का आलमी दिन है, मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर साहब, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? बिनाई तो वेल ये मतलब एक पॉइंट ऑफ प्रिविलेज है जब बंदा घूम के कहता है कि यू नो रिकग्नाइजिंग वंस प्रिविलेज के देख तो हर कोई सकता है लेकिन हर कोई नहीं देख सकता, और जो नहीं देख सकता या जिसकी बिनाई हो और उसकी बिनाई चली जाए, उससे ये दुख या ये रोग समझे कोई। बिल्कुल ऐसी है। तो वर्ल्ड साइट डे बनाने का मकसद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे आज मदऊ करने का। और PTV के तवज्जुह से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आपने ये ज़रूर सुन रखा होगा कि आंखें हैं तो जहान है, और आप जो देख सकते हैं आप फिर ही अपनी तज्जियात बनाते हैं और फिर उसी के को सामने रखे आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं। हर चीज़ आप जो देखते हैं एंजॉय करते हैं, बगैर आंखों के कोई ऐसी चीज़ हम नहीं। जब भी कोई बात करते हैं कहते हैं मैं देख लूं फिर बताती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही या मैं देख के बताऊंगा आपको, क्योंकि हम देखने को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जी
बगैर देखे आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। दुनिया में इस वक्त 1 बिलियन के करीब लोग हैं जो इस नेमत से जिनके पास ये नेमत नहीं है, मरहूम है वो इस नेमत से। और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम ये आगाही लोगों में पहुंचाएं कि 1 बिलियन लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वक्त पे अगर वो कुछ ऐसा स्टेप लेते तो अपनी ये जो उनकी क्वालिटी थी या जो उनकी नज़र थी वो उसको बचा सकते थे। अच्छा। तो ये अवेयरनेस, आगाही पहुंचाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, इस बार की थीम जो है लव योर आईज एट वर्क, जी, जी, अपनी आंखों से प्यार करें काम पे, जी। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो घर पे प्यार ना करें आंखों से स्कूल में ना करें? नहीं, ऐसे नहीं है। हम वक्त जो काम के वक्त इंसान बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। जब वो इग्नोर कर देता है तो फिर मसला ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी वो चीज़ जिसको आप ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे या फिर वो चीज़ जिसका आप ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। एक मिसाल के तौर पर आजकल लैपटॉप्स हैं, बच्चे हैं, टैब से बैठते हैं, घंटों बैठते हैं। आप ऑफिस डेस्कटॉप पे हैं, आप लैपटॉप को घंटों देखते हैं और उसके बाद रात के वक्त आपकी आंखें थकी रहती हैं, आप फ्रेश महसूस नहीं करते। आपको इस तरह के कई मसाइल हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जाते हैं। तो ये अवेयरनेस नहीं है कि काम की जगह पे आपने अपनी आंखों को किस तरह ख्याल करना है उसका। ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जिससे कई लोग, एक बड़ा चंक जो है आम आवाम का मुतासिर हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बिनाई ना होने के या बिनाई चले जाने के यूजुअली वजूहात क्या होते हैं? जो बहुत 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 बड़ा और फैला हुआ सवाल पूछ हाँ लिया, जी, क्योंकि हाँ। देखे ना, कुछ लोग बिनाई के बगैर पैदा होते हैं, जैसे कि कज़न मैरिजेस के केस में ये कॉमन चीज़ जी, देखी जाती जी, है कि जी, जी। बिनाई का इशू आ जाता है। अच्छा, फिर कुछ लोग पैदा होते हैं बड़ी कम बिनाई के साथ, जी। ये तो बिल्कुल चाइल्डहुड में हो गया। फिर स्कूल में बिनाई ख़राब होनी शुरू हो जाती है, उसका इलाज किया जाता है। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यंग ईयर्स में ही 18-20 साल की उम्र पर पता चलता है कि जी उनकी तो आई साइट जा रही है और टीके भी लग रहे हैं, 100 चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मैनेज नहीं किया जा रहा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एकदम से ब्लाइंडनेस हो जाती है, कुछ ऐसा होता है कि एकदम से उनकी नजर आई साइट से। तो ये वेरियस डिफरेंट चीज़ें जो ये होती क्यों हैं? देखिए, हर उम्र के हर हिस्से में वजूहात मुख्तलिफ हैं कि जिसकी वजह से आंख बिनाई चली जाती है। हम कोशिश कर सकते हैं कि उनको कवर करें स्टेप बाय स्टेप, जो सबसे बड़े और कॉमन जी, रीजंस होते हैं। हम अगर बचपन से शुरू कर पैदाइश। हाँ जी, पैदाइशी तौर पे कुछ जो बहुत अहम या जो कॉमनली देखी जाने वाली चीज़ें हैं, जो कज़न मैरिजेस जैसे आपने कहा, उसमें कुछ जेनेटिकली ट्रांसफर्ड, जो मारूसी तौर पे, ख़ानदानी तौर पे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों में ज़ाहिर होती हैं। मेरा चूँकि रेटिना से ताल्लुक़ है, रेटिनल स्पेशलिस्ट हूँ मैं, तो उसमें रेटिनल डिस्ट्रॉफीज़ के नाम से, या फिर जो जैसे अंधराता है, ये एक रेटिनल डिस्ट्रॉफी है। अंधराता से मिलती जुलती कई ऐसी बीमारियां हैं जो आँख को बड़ी उम्र के बड़े पहले हिस्से में मुतासिर करना शुरू करती हैं और इससे रोका जा सकता है। कई एक ख़ास हद तक इससे बचा जा सकता है। ठीक है। एक तो है ये जो रेटिनल डिस्ट्रॉफी या मारूसी जो बीमारियां हैं। फिर कुछ पैदाइशी तौर पे जब माँ जब हामिला है, उस वक्त कोई ऐसी बीमारी माँ को सामना करना पड़ गया, डायबिटीज़, कोई इन्फेक्शन ऐसी हो गई, हाई ग्रेड फीवर हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, एंटीबायोटिक्स का हाँ जी, बिलावजह इस्तेमाल किया, हो डॉक्टर गया से कुछ। रुजू, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू किए बगैर, क्योंकि exactly. खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं, डॉक्टर को फ़ोन करके कहती है डॉक्टर साहब अपने दूसरे डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को, नहीं मुझे खांसी जुकाम हो गया, मेरी तबीयत नहीं ठीक। डॉक्टर कहता है अच्छा चलिए ठीक है, आप एंटीबायोटिक ये वाली शुरू कर दें। ये अक्सर मेंशन भी नहीं करती हैं। प्लीज़, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ट्राइंग टू कंसीव हैं, तो मेहरबानी है आपकी कि डॉक्टर जो भी आपको कोई डॉक्टर मशवरा दे, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर रुजू करें, बिल्कुल मेल या फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से, और उनसे पूछे कि जी मुझे ये दवाइयाँ डॉक्टर ने कही हैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, ये वो व्हाटएवर। प्लीज़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना है व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग। ये दोनों चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की, इन दोनों को अवेयरनेस के थ्रू, अगर हम आगाही के थ्रू किसी हद तक रोका जा सकता है। फिर अगर इससे आगे चलें और ज़रा जो मैच्योर एज ग्रुप है, फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स का, 10 से 20 साल के जो बच्चे हैं, उनमें एक जो कॉमनली देखा जाता है वो है कि
ऐनक का बड़ा इस्तेमाल, जैसे मायोप्स हम बोलते हैं, जिनको माइनस नंबर की बहुत बड़ी ऐनक साहब लगती है। बच्चे बैठे होते हैं स्कूल में, सालों नहीं माँ बाप को पता चलता, वो सबसे उनको आगे बा- बैठते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा तो बड़ा अक्लमंद है, वो तो ऐसे। बिल्कुल फ्रंट पे बैठता है। अच्छा, पता चलता है कि वो फ्रंट पे बेचारा इसलिए बैठता है क्योंकि उसको नजर नहीं आ रहा नहीं होता, आ तो रहा, वो इसलिए सिर में दर्द, हालत खराब, माँ बाप कह रहे हैं कि मतलब पढ़ता बहुत है, इसके सर में दर्द हो जाए। और होता यह है कि इस चीज़ को आगाही ना होने की वजह से बच्चे ग्लासेस नहीं इस्तेमाल करते, उनकी जो डेली एक्टिविटी है वो मुतासिर होती है, उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है, और फिर वो परफॉर्म वैसा नहीं कर और पाते जो जिस्मानी expectation- तकलीफ से गुजरता है, क्योंकि जब आईसाइट का इशू होता है तो सर में दर्द एक सबसे कॉमन चीज़ जी है। बिल्कुल ऐसी है। फिर ये कि इस एज ग्रुप से निकल के जब हम ज़रा एडल्ट एज ग्रुप में जाते हैं, 20 से 30 या 40 साल की एज में, बहुत सारी हमारी जो जिस्मानी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है, ये आंखों पे इनका असर आता है, और इतना असर आता है कि खुदा ना खास्ता जो ब्लड प्रेशर है वो तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि अचानक से नज़र बंद हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन बोलते हैं, कि ब्लड सप्लाई जो आँख की है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से अचानक से बिनाई चली गई। ये और हमारे खुदा- जानने वाले की एक आंख ही बंद हो गई, अच्छा, आंख ही बंद हो गई। जी, जी। अच्छा, जब डॉक्टर खोल के आंख से उसे देखने के लिए गए तो वो कहा, मुझे खुली, जब उसको ऊपर भी करते हैं आईलिड को, धुंधला नजर आ रहा है। अब ये वो चीज़ें हैं जो आगाही होने की वजह से Avoidable है। अवॉइडेबल है, सबसे बड़ी बात, शुगर को कंट्रोल में रखें। एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वर्ल्ड साइट डे इज़ देयर। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, तशखीस, किसी को नज़र का मसला है, अब ये ज़रा मैं आपसे एक बड़ी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात अंडरस्टैंड इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जब भी किसी को नज़र नहीं आ रहा होता, मसला होता है, जो एनकों की दुकानें होती हैं ना, जहाँ पे आप एनके बनाते हैं, लोग वहाँ पे जाके अपनी आंखें दिखा के आ जाते हैं, वो आपको नंबर बता देते हैं एनको का और आपका हो जाता है, तो कहते हैं मैं तो आंखों के डॉक्टर को, क्या वो सही है अमल? प्लीज़ इस पे गाइड करें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इस पे ज़रूर इस पे इस तरह तबसरा क्योंकि करना मेरी अम्मी भी चाहूँगा। वहीं लेके जाती थी चेक कराने के लिए, ऑप्थेमोलॉजिस्ट और इन सब चीज़ों का तो मुझे मॉर्निंग शो करके पता चला है। जी बिल्कुल, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट ये दो डिफरेंट प्रोफेशन हैं, और इसमें होता ये कि अगर आप ऑलरेडी, सबसे पहले आप ये ज़रूर जहन में रखें कि अगर आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, तो आप एक आई स्पेशलिस्ट या आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपनी आंखें एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाएं। लेट्स से आपने अपनी आंखें चेक करवाई और आपकी आंखें बिल्कुल सेहतमंद हैं, फिर आपको एक तशखीस कर दी गई कि आपने ख़ास नंबर की ऐनक लगानी है, और वो ऐनक आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छा। डॉक्टर साहब, आई साइट आप चेक कैसे करते हैं? क्योंकि लोग आधे से ज़्यादा ना चेकअप से घबरा जाते हैं जी। कि पता नहीं आंख है तो उसके अंदर कोई सुई मारेंगे, कोई चीज़ करेंगे, तो पहले एक दफ़ा ये तो भूत उतार जी, देना, मैं डर ये- खौफ का लोगों मैं के ऊपर ये से। ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आई स्पेशलिस्ट है, कुछ इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं करता है जो आंखों के लिए नुकसानदेह हो। हाँ, तफसील से आधा पौना घंटे की एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन ज़रूरी है, अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर हम तशखीस नहीं कर पाएंगे, और उस दौरान पेशेंट को, मरीज़ को कुछ ऐसी किसी तकलीफ़ से नहीं गुजरना पड़ता है कि जिससे वो ये समझे कि शायद मेरी आंखों का नुकसान डॉक्टर साहब, है। मैंने अपनी डॉक्टर साहब ऑनेस्टली मैं व्यूअर्स को अक्सर मैंने अपनी आंखों का पूरा चेकअप कराया हुआ है, जी जी, क्योंकि मेरा साइट का मेरा कभी कभी विंटर्स के अंदर ना मेरा आई साइट का नंबर जो है वो ज़रा ऊंचा चला जाता है, जब सर्दियाँ होती है तो ज़रा कम हो जाता है, मतलब मेरा Fluctuation। 0.5 एंड 0.75 है, दूर का मुझे ज़रा वो होता है, वो मेरा नॉर्मली सर्दियों में इतना हो जाता है, वैसे 0.25 एंड 0.5 है। अच्छा अच्छा, तो ये मेरी ये 16 साल की उम्र से ये मेरी एक रूटीन चल रही है। ठीक ठीक। बट अगर मैं इनके रेगुलरली पहनूं तो मुझे बड़ी दफ़ा डॉक्टर ने कहा है कि जुगन इतनी भी नहीं प्रॉब्लम रहेगी तुम्हारी, बट वही वाली बात है ना कि बंदा डिटाई में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। अच्छा, इस पे मैं ये दोनों चीज़ों पे दोनों सवालों का जवाब साथ दूंगा। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आप अपनी आंखों का मुआयना एक दफ़ा आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर करवाइए। हाँ, जब आपने फॉलो पे रखना है, आपको ग्लासेस दे दी गई हैं, फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट वहाँ पे आते हैं कि वो आपकी आंख को रीचेक करते हैं साल बाद, 6 महीने बाद, कि जी इसको ठीक चल रहा है। अच्छा, फिर ये कि ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हैं उनकी जुरिस्डिक्शन भी ऐसी है कि वो तशखीस कर सकते हैं कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तो आप आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, साल में एक दफ़ा आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। अच्छा, अब यही मैं पूछना चाह रही थी कि देखिए किस उम्र पे पहली दफ़ा आंखों के डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए? देखिए, जो बच्चा है ना, उसको जो रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ नोटिस करें, जैसे वो छोटा बच्चा आपको पैदा फॉलो हुआ, नहीं कर रहा, हाँ जी, आपको मतलब छोटा बच्चा है, वो 20 दिन का है, 3 महीने का है, 2 महीने का है, वो आपकी बात को फॉलो, आपकी तरफ आई कांटेक्ट नहीं करता है, मतलब या आवाज़ फिर से मुतवज्जो होता है, लेकिन चीज़ आपको को, हाँ जी,
8 से 9 माह तक के बच्चों को बहुत चीज़ें शार्पली या क्लियर नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी वो आपके चेहरे को फॉलो करते हैं। वो जो चीज़ मूव हो रही होती है, जैसे बॉल है, जैसे कलर्ड चीज़ है, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट को रिस्पॉन्स देते हैं, तेज़ रोशनी को रिस्पॉन्स देते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हुए अपना चेहरा उस तरफ लेके जाते हैं। अगर कोई आप बोल नहीं रहा कमरे में, फिर भी वो चीज़ को अगर कोई कमरे में दाखिल हुआ है, अच्छा फिर ये कि अगर वो बिल्कुल इस तरह का रिस्पॉन्स उनको नहीं आ रहा, तो फिर तो आप उसकी फ़ौरन से एग्जामिनेशन। हाँ, फिर ये कि आंखों का रंग कुछ ऐसा होता है कि कुछ वाइट कलर का रिफ्लेक्स, सफ़ेद रंग का एक रिफ्लेक्स आंख के अंदर से आना शुरू कर देता है, जो खुदा न खास्ता मोतिया या फिर इससे भी ग्रेव डिजीज़ जिसको रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं, बच्चों की आंख का कैंसर होता है, जो लेट होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से पूरे जिस्म में फैल सकता है। अच्छा, बच्चों में तो अगर आप इस किस्म की कोई भी कोई गैर मामूली चीज़ को नोटिस करें तो फ़ौरन से दिखाएं। हाँ, बच्चे को 3 से 4 साल की एज में जब वो स्कूल गोइंग होना, जब वो स्कूल जाने लगे, तो उससे पहले एक दफ़ा उसकी आंखों का मुआयना ज़रूर करवाएं, ताकि देखा जाए कि आया उसको किसी ऐनक की ज़रूरत है कि नहीं है। अच्छा, जो बड़े हैं, अगर उनको सिस्टेमिक डिजीज़ नहीं है, जैसे एडल्ट एज है, 10 से या 15 से 20 या 30 साल का एज ग्रुप है, इन लोगों को एक दफ़ा आंखों का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। हाँ, अच्छा, फिर 40 साल की एज में आके रीडिंग में प्रॉब्लम आना शुरू होता है, प्रेसबायोपिक है, ठीक है, प्रेसबायोपिया शुरू होता है। प्रेसबायोपिया इसके आप बगैर ऐनक के पढ़ नहीं सकते हैं, आपको ज़रा दूर लेके जाकर पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। उस पर एक दफ़ा मुआयना ज़रूर आपका होना चाहिए। आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, फिर तो आपने रेगुलर चेक इन दोनों फिर आपका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आंखों के मसाइल से बचने का तरीका क्या है? क्योंकि हम हमेशा प्रिवेंशन की बात करते हैं और ऑफ कोर्स फिर इस साल की थीम की भी गाइडेंस आ जी जाए। बिल्कुल, उसके हवाले से मैं कुछ 2-3 इसका जो हम चीज़ें देखेंगे। एक तो ये कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट में जब मैं बात करता हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ज़रूर लें, आपकी डाइट में ये ज़रूर होने चाहिए। अगर जो कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा जो है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपको, जिस तरह हमारा आप कह लें कि बर्गर्स या जो चीज़ या इन चीज़ों का इस्तेमाल, फास्ट फूड बोलते हैं, इसका इस्तेमाल आप बहुत कम मुनासिब रखिए, लेकिन आपकी डाइट में जो फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल रेगुलर होना चाहिए। ये तो खाने की मुनासबत से मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जैसे आपका कोई प्रोफेशन है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, खुदा ना खास्ता हमारे पास कई लोग मज़दूर ऐसे आते हैं, इंजीनियर्स ऐसे आते हैं कि करीब में काम हो रहा है और किसी ने कोई चोट लगाई और कील जो है वो डायरेक्टली आँख में है, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ प्रिवेंटेबल। लेकिन उस चोट के बाद आँख में विजन कितनी रह जाती है, उसका आप यू आर नॉट वेरी होपफुल अबाउट दैट। तो उसको रोकने के लिए वर्क प्लेस पे आप प्रॉपर जो भी आपका प्रोफेशन है उसकी जो प्रोटेक्शन, जो हिफाजत रिकमेंड की गई है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे आप अपनी ज़िंदगी और आंख बचा सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको कोई जिस्मानी बीमारी जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसको कंट्रोल रखें, क्योंकि उसका 5-10 साल में आंखों पे जो इफ़ेक्ट है वो रिवर्सिबल से जब इरिवर्सिबल स्टेज पे जाता है तो फिर आपका बेहतरीन कंट्रोल भी आपकी आंखों में वापस नहीं लेके आ सकता। तो टाइम पे चेक करवाना, अपने वर्क प्लेस पे अपने प्रोटेक्टेड जो आपके टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना, और अपनी जिस्मानी बीमारियों का एक रेगुलर चेक रखना आपकी आंखों को सेहतमंद रख सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। छोटे छोटे बच्चों को, 2 माह के 3 माह के बच्चों को लोग मोबाइल्स एंड टैब्स के ऊपर या इवन स्क्रीन के ऊपर कार्टून्स वगैरह लगा के दे देते हैं, कुछ इसके बारे में अपनी राय देंगे? ये एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद अब मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में तो शायद ही कोई घर होगा जिसमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही। तो 2-3 महीने के बच्चे के सामने कोई भी डिवाइस रखने का लॉजिक क्या है? वो तो वैसे ही बेचारे सुकून से लेटे होते हैं, ज़्यादा रोते हैं, पीपी पापा करते हैं, गोदी में उठा के घूमो तो सेट हो जाते हैं। होता यह है कि बच्चे चूँकि जो तेज़ रंग हैं और जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उसको देखते रहते हैं, तो लगता ही है कि जी उनका, और फिर उनको दे गेट एडिक्टेड टू इट। 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये कि 16 साल की एज या 10 या 12 साल की एज से पहले, 4 ईयर्स से पहले तो स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इंटरनेशनल रिकमेंडेशन से 4 साल की उम्र आपका स्क्रीन टाइम 0 होना ना टीवी ना कुछ और, कुछ भी नहीं। हाँ। और 14 साल 15 साल की एज तक आपका स्क्रीन टाइम 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या अल्लाह।
आपका फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स को। देखिए, टेक होम मैसेज मैं अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर देना चाहूँगा कि आप अपनी बर वक्त एक तो आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाइए। अगर आप ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं उनको ज़रूर पहनें। अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको थकान और आपको जो है हर वक्त की गुस्सा ये रहेगा। और तीसरी चीज़ ये कि अपने वर्क प्लेस पे वो ऐसे स्टेप्स ज़रूर लीजिए जिससे आप अपनी आंखों की हिफाजत कर सकें और अपनी आंखों की सेहत का ख्याल रख सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक गॉड यू, ब्लेस बहुत यू। शुक्रिया, थैंक यू। तो व्यूअर्स, आज हमने वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की, वर्ल्ड साइट डे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की। इन दिनों के बारे में मॉर्निंग शो पे बात करने का एक ही रीज़न होता है कि आपको गाइडेंस दे सकें, और जो हमारी एक स्लोगन है इस शो का, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। अगर किसी मसले को अवॉइड कर दें या बिल्कुल अर्ली स्टेज पे पकड़ लें तो उसकी इलाज भी आसान हो जाता है, उसको मैनेज करना भी ईजियर हो जाता है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए फिर उसको वापस लाने का कभी कभी रास्ता रहता नहीं है या बचता नहीं है। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड पर्सनैलिटी जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं और बहुत ही प्यारे इंसान। हमारे बहुत ही प्यारे भाई फ्रॉम द सराइकी बेल्ट, कामरान ईसा खेलवी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। कामरान भाई, आपके साथ जो दो साथी आए हैं उनका भी इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा ये बिलीव करते हैं कि हमारे म्यूजिशंस के बगैर हमारा शो नामुकम्मल होता है। सो हमारे साथ कलीम अब्बास हैं ऑन द फ्लूट एंड मतिया खान ऑन द ढोलक। अस्सलाम वालेकुम। कामरान भाई, आज आपको बुलाया शो पे क्योंकि हमने आपके बारे में बात करनी थी। जिस तरह आपके साथ हमेशा एक हंसी खुशी की गुफ्तगू होती है, लेकिन कल रात को ये जो एक वाक़या, बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट, जहाँ पे हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट शराफत अली ख़ान साहब हमसे जुदा हो गए। 7 लोग कल रात को एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्फाज नहीं है व्यूअर्स, और कामरान भाई के तो दुख का कोई आलम ही नहीं है, क्योंकि उनका पर्सनली बहुत ही खूबसूरत और प्यारा ताल्लुक़ था शराफत भाई के साथ। है ताल्लुक़, बेशक वो नहीं रहे, लेकिन हमारा तो उनके साथ ताल्लुक़ हमेशा रहेगा। हम अभी यही ब्रेक में बात कर रहे थे कामरान भाई कि कितनी प्यारी पर्सनैलिटी, कितने प्यारे आजिज़ इंसान। जुगन बहन, सबसे पहले तो आपके सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम मेरी जानिब से। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाँ, मुझे जब हुक्म हुआ आपका, आपकी टीम का यहाँ आने के लिए, बड़ा दिल खुश था कि हम मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, एक टाइम गुजरेगा। सुबह जब मैं, रात को फंक्शन में थे हम लोग, जब मैं सुबह उठाऊँ, रूटीन में मोबाइल उठाया तो मतलब एक ऐसी न्यूज़ मेरे सामने आई है जो मैं अभी तक जिस कंडीशन में मैं हूँ मैं आपको नहीं बयान कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। कामरान भाई, मैं गाड़ी में पीटीवी आ रही थी तो मेरा ये, क्योंकि रूटीन थोड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि रात को जो भी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो शो पे हमारी हो चुकी होती हैं, तो सुबह जब फजर पे जागी तो मैंने शो देखा, तो मैंने अपना फ़ोन देखा, वो सिर्फ मैसेजेस देखे, तो कुछ भी किसी ने कुछ कहा नहीं हुआ था। तो मैं इजी हो गई, सुबह उठी, बच्चों को तैयार किया, मैं गाड़ी में बैठी हूँ और रास्ते में हूँ तो हमारी जो मॉर्निंग शो का ग्रुप है उसमें मैसेजेस एकदम से आने शुरू हो गए पूरी टीम के, कि पता चला है ये हुआ है वो हुआ है। मेरे तो जान ही जैसे नहीं निकल जाती जिस्म में से। हुआ क्या अमान भाई, कुछ समझ ही नहीं आई। आप भी रात को इवेंट पे थे? जी बेशक। देखें ना, सबसे पहले तो ये मेरे अल्लाह करीम का हुक्म है, जो भी जानदार इस दुनिया में आया उसने वापस तो जाना है, लेकिन कुछ ऐसे लॉस होते हैं, कुछ ऐसे हादसात होते हैं जो आपके ना ज़हनों दिमाग पे, दिल पे नक्श हो जाते हैं हमेशा के लिए। उनमें से ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि आप देखें कि 7 लोग प्रोग्राम करके वापस जा रहे हैं। अब रात का पिछला पहर है, तकरीबन 3 साढ़े 3 का प्रोग्राम से वापस जा रहे हैं, तो उनके साथ ये हादसा पेश आया।
बट हुआ क्या था कमरान भाई? कोई कह रहा है कि गाड़ी जो है वो नहर में गिर गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पीडिंग की वजह से, कोई कह रहा है शायद टायर फट गया था। देखें वो जो जिस रोड से वो आ रहे थे वहाँ पे दूर दूर तक मतलब रात के इस पहर में ना लोग नहीं होते, कोई ट्रैफिक नहीं होती। अभी उनकी टीम पीछे ही थी, वो स्टेज से उतरे, मतलब वो अपने चंद साथियों के साथ, छोटा भाई अनवार था उनके साथ, उनके 2 बहनोई थे, 3 अपने टीम के मेंबर्स थे उनके साथ, मैनेजर था। वो ज़ाहिर निकले हैं घर की तरफ वापस जा रहे हैं, तो रास्ते में अब कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि हुआ क्या है उनके साथ, क्योंकि वो अकेले थे। वो अकेले थे उस रोड पे उस वक्त। वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह भी ऐसा नहीं था जिसमें कोई फुटेज मिल जाए हमें। तो वो नहर में उनकी गाड़ी, मतलब वो जो नहर के होते हैं ना साइड पे बने हुए जंगले, या उनको तोड़ते हुए वो गाड़ी उनकी नहर में गिरी है। किसी का अभी हमें वॉइस नोट आया था, उन्होंने कहा था कि जिस स्पेसिफिक जगह से वो गिरे हैं ना, नीचे गाड़ी नीचे गई है, उस साइड पे तो वो भी नहीं थे, वो बनियां भी नहीं थी छोटी छोटी। हाँ, शायद। तो एक होता है ना थोड़ी थोड़ी बन्नी होती है, तो वही थोड़ी सी सपोर्ट कर देती है, बट ऑब्वियसली अगर गाड़ी कंट्रोल से बाहर निकल गई हो तो बन्नी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, जी हाँ। और वो नहर भी बड़ी जी हाँ, वो deep है। थल कैनाल है हमारे दरिया सिंध से नहर निकलती है, बहुत बड़ी नहर है, और उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा वाक़यात होते रहते हैं, हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा था। आप बिलीव करें कि मैं मतलब हमारा काम है, हम अब इकट्ठे हुए हैं, हमने ये करना है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त कंडीशन क्या है, अल्फाज नहीं है, हिम्मत नहीं है। आप देख वो लें, आपकी बिल्कुल मेरा आंखों से नज़र आ रहा है पूरा कि जिस्म इस वक्त ना मेरे कंट्रोल से बाहर है। जिस वक्त से ये पता चला है कमरान बहुत भाई, ज़्यादा तकलीफ देखिए में किसी के साथ भी हो सकता था, किसी के आप साथ भी भी। रात को लेट बेशक। इसी तरह घर आ रहे थे। जी, हर इंसान जो है वो अपने अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह अगर मॉर्निंग शो पे भी हमारे पास आना होता है किसी आर्टिस्ट में, तो आप लोग जब तक टाइम से नहीं निकलेंगे, फजर के वक्त नहीं निकलेंगे, उससे पहले नहीं निकलेंगे, आप मॉर्निंग शो पे भी टाइम पे जी, नहीं जी, पहुंच नहीं सकते। पहुंच सकते, और नहीं पहुंच मैं भी जब कॉर्पोरेट होस्टिंग करती हूँ तो भैया मुझे याद है एक दफ़े इसी तरह मोटरवे पे जा रही थी तो गाड़ी का टायर फट गया, और अल्लाह का कोई करम ही हुआ कि गाड़ी कंट्रोल करके किसी तरह राइट साइड पे हमने उतार रोक ली, सारा कुछ हो गया। बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा, जुगन तुम्हें पता है कि कितनी गाड़ियों के टायर फटते हैं और फिर वो लोग बचते नहीं है। नहीं बचते हैं। कहते कोई अल्लाह का कोई खास करम हुआ, मतलब हमें से किसी के साथ कभी भी ऐसा कोई वाकया रूनुमा हो सकता है। जिंदगी की कदर करना। बेशक। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत टाइम गुजरा है शराफत के साथ। अनवार तो बेटों की तरह, बच्चों की तरह था हमारे, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। शराफत, आपकी तो पर्सनली उनसे बड़ी दोस्ती है। हाँ जी, शराफत खान बलोच, आपके इल्म में होगा कि इनकी जब स्टार्ट हुआ है अपना इस फील्ड में, उस वक्त ये एज अ म्यूज़िशियन आए थे, बिल्कुल। कीबोर्डिस्ट थे, मैं सिंगर था, हमारा उस टाइम से रिलेशन है। ये मेरे साथ एज अ म्यूज़िशियन, अनगिनत ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें मतलब ये मेरे साथ एज अ म्यूज़िशियन आते थे। फिर अल्लाह ने एक खसूसी अपना करम फरमाया और इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा मकाम इसको नसीब हुआ। इसकी मेहनत का सिला था, बहुत मेहनती पर था, देखें अपने आप- काम से बहुत सिंसियर आप था। जैसे लोग हैं सीनियर्स, जब देखें सीनियर हुए ना, क्योंकि आप सिंगिंग कर रहे थे, वो म्यूजिशियन थे, पर जब वो इस तरफ आए तो सीनियर तो फिर भी आप टेक्निकली हुए काम में। एज इस मामले में जी, व्यूअर्स जी, हमारी फील्ड में उम्र मैटर नहीं करती। अगर मेरे से कोई 10 साल या 15 साल छोटी भी लड़की मेरे से पहले फील्ड में आई है तो वो टेक्निकली मेरी सीनियर है, जी, तो रिस्पेक्ट जी, इस तरह से चलता है इस इंडस्ट्री में। और आपने सपोर्ट भी उनकी बहुत की जब वो म्यूज़िक में आए, तो सिंगिंग की तरफ आए तो। मतलब कितने ऐसे हमारे वाक़यात हैं, वो आज मुझे एक एक लम्हा, वो एक एक टाइम गुजरा हुआ वो मेरा रिपीट हो रहा है, सारा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। नाराज़गियाँ भी होती थी, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारा बहुत प्यार का ताल्लुक़ था। छोटी सी एक बात पे लास्ट में मैं नाराज़ हूँ, गुस्से में था। वो मेरे सरगोदा आए, उन्होंने मुझे कॉल की कि हमने कमरान भाई आपके पास आना है। मैंने कहा ठीक है, आप लाजमन आना, खाना खाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद अपना प्रोग्राम करके आप लोग चले जाइएगा। वो ना आ सके, ये एक मोहब्बत की लड़ाई थी। और नाराज हो गए कि तुम मुझे मिलने नहीं आए, मतलब मेरा भाई मुझे मिलने हाँ, नहीं मैं आया। इस बात पे नाराज़ हो गया कि तुम आए क्यों नहीं, हम मिले क्यों नहीं।
3 दिन पहले मैं सरगोदा से प्रोग्राम करके वापस आ रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे कुछ दोस्त मिले हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे। वो मुझे कह रहे हैं कामरान भाई, मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाई करते हैं, ये इतना नाराज़ हो जाते हैं, आप बड़े भाई हैं यार, बस कर दें। और मैं उसको कह रहा हूँ कि यार मेरे ये अल्फाज थे कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मैं किसी से नाराज़ नहीं होता, ये मेरा एक मोहब्बत का उसके साथ रिश्ता है, जिस वजह से मुझे दुख है कि वो मुझे मिलने नहीं आया, अदरवाइज़ मतलब वो तो मेरे भाइयों जैसे, मैं कैसे नाराज़ हो सकता हूँ। तो आप उसको कह देना मैं लाहौर हूँ, जिस वक्त वो आए वो मेरे पास है, उसका अपना घर है, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। और मैं जब सुबह उठाऊँ उस वक्त जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, या जितनी मुझे अभी ये बैठे थे कॉल्स आ रही हैं, वो मैं बयान नहीं कर सकता। एक फोक म्यूज़िक में, फोक मौसीकी में ये इतना बड़ा लॉस है। फिर मेरे मियाँ वाली की वो पहचान था, पहचान है। शराफत अली ख़ान हमेशा हम सब के दरमियान ज़िंदा है। वो इतना कुछ कर गया कि वो कभी भी उसका नाम नहीं ख़त्म हो सकता, वो कभी हमसे दूर नहीं जा सकता। शराफत भाई को कुछ डेडिकेट करते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएं। शराफत का एक बहुत पुराना, एक बहुत खूबसूरत गाना है, काफ़ी देर से मेरे वही दिमाग में घूम रहा है। अक्सर हम इकट्ठे जब भी होते थे मैं उससे वही सुना करता था। अब शायद मैं इस वक्त गा ना सकूं, लेकिन मैं शराफत भाई को वो डेडिकेट करूँगा। वे हर कोई मेहंदियां लाई बैठे, नवे सूट सिवाई बैठे, हिक्का सादे मंदड़े खुले वाल सईद मनो कहंदे ना, सईद मनो कहंदे ना। जेड़ी शाम कोई ईद दा चंद चढ़िया, मैं कुसे घिया मिलन जो आया, कैसे घी कंगण दे शो मार के नथलियां यार खिलाया, के तारे टके हन चुनरी दे, के मंगाया छड़काया, महमूद एक तू है तोहफे में, मैं गुलेगी है तन्हाइयां। वे हर कोई मेहंदियां लाई बैठे, नवे सूट सिवाई बैठे, वे हर कोई मेहंदियां लाई बैठे, नवे सूट सिवाई बैठे, एक सादे मंदड़े एक सादे मंदड़े शहीद मनो कहंदे ना, ईद मनो कहंदे ना, ईद मनो कहंदे ना, ईद मनो कहंदे ना।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी आप ही। जी हमारा मटन आलू गोश्त तैयार है। लुक्स गुड, लुक्स ब्यूटीफुल। और वही बात कहते हैं ना कि जब आलू गोश्त बनाए इंसान तो उसका रंग काला नहीं हो जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक इशू होता है। अक्सर लोग जब घर में बनाते हैं तो वो डार्क ब्राउन हो जाता है। सही रंग जो होता है विद तरी ये होता है। थैंक यू सो मच आप, लुक्स ग्रेट। जी कामरान भाई, कामरान भाई, सब लोग कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। बचपन से ये वर्ड सुनते आ रहे हैं, ये मुहावरा सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि आपके लिए मौसीकी क्या है, एक इतने सुरीले आर्टिस्ट होने के नाते। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, सुकून देती है, लेकिन रियल मौसीकी, अब इसमें भी काफ़ी सारा कुछ आ गया। आपको रियल मौसीकी क्या लगती है? मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे जब भी सुनने का मौका मिलता है तो मैं बहुत दिल से सुनता हूँ नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। और उनके भी ऐसे कलाम के बड़ी सेंसिटिव सी कलेक्शन है मेरे पास जो मैं सुनता हूँ। या मैडम, या फिर नो डाउट जिनको सुन के देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने हमेशा उन्हीं की आवाज़ अपने कानों में सुनी। मेरी पहचान, मेरे ईसा खेल की पहचान, मेरे पाकिस्तान की तौला खान, ईसा खेल भी से, मतलब ये तीन वो आर्टिस्ट हैं कि मैं अगर दुनिया में इनका कोई फ़ैन होगा तो सबसे बड़ा मैं फ़ैन होगा। और बाकी तो अब सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे लेकिन हैं। ट्यूनर पे और चीज़ें वो करके, और आप वो लोग हैं, आप हो गए, बल्कि शराफत भाई भी ऐसे थे कि खालिस म्यूज़िक प्योर फॉर्म में वन लाइव। टेक रिकॉर्डिंग्स होती थी, बहुत मुश्किल होती थी। अगर किसी जगह पे आप तो अगर कहीं मिस्टेक हो रही है, आप हफ्ते बाद आके उसको दूर करके ठीक चले। करते, सिर्फ एक लाइन एक सुना लाइन। के चले। तो एक टाइम होता था जब पूरा गाना आप गा के आ गए और एंड पे सिर्फ एक लफ्ज़ या तलफ़ुज़ का फ़र्क लग गया या तो कोई म्यूजिशियन ने कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो आप गए। पूरा गाना A to Z फिर दोबारा हमने उसको रिकॉर्ड करना है। और उस टाइम का लेवल आप देख लें तो वो आज जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, वो उसको नहीं पहुँचता। अच्छा कमरान भाई, ये बताएं आजकल आपकी क्या मसरूफियात है, किन चीज़ों पे काम हो रहा है? नो, आपके इवेंट्स तो माशाल्लाह अनगिनत हैं, चल रहे हैं। रात को भी था, डेली आपका इवेंट जी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा तो मैं ये कुछ अरसा मैं घर पे बिज़ी रहा हूँ। आपका भतीजा पैदा हुआ, माशाल्लाह अल्लाह ने माशाल्लाह मुझे बेटा माशाल्लाह। अता किया, मोहम्मद अज़लान हुसैन। क्या खूबसूरत नाम है माशाल्लाह। और बाकी म्यूज़िक पे ही हो रहा है मेरा सब कुछ, यही है। कोई एल्बम, कोई जी ट्रैक, कुछ? जी बहुत अच्छे मेरे तकरीबन 6-7 सॉन्ग्स बहुत जल्द मार्केट में आने वाले हैं। कुछ पर्सनल मेरी मसरूफियात की वजह से मैं लेट हो गया हूँ। मैंने आज से तकरीबन 1-2 मंथ पहले उनको मैंने लॉन्च कर देना था, नहीं कर सका। विद इन मंथ इंशाल्लाह, जिसमें बहुत अच्छे हमारे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मेरे ड्यूट सॉन्ग्स भी हैं और कोलैबोरेशंस मेरे भी हैं जी माशाल्लाह। और मेरे अपने सोलो सॉन्ग्स भी हैं। बहुत चेंज और अच्छा सुनने को मिलेगा मेरे सुनने वालों को। सर, अब शो को कंक्लूड करते हुए, अताउल्लाह खान ईसा खेलवी की जब बात आई तो कैसे हो सकता है कि हम आपसे रिक्वेस्ट ना करें? आपके उस्ताद, आपके रूहानी उस्ताद, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके आप ख़ुद बहुत बड़े फ़ैन हैं, अगर उनका कुछ सुना दें। क्योंकि 3-4 लोगों ने मैसेज किया और मैंने आपको दिखाया भी है, डिफरेंट लोगों ने रिक्वेस्ट की है, लेकिन जो आपको बेहतर और मुनासिब लगे वो सुनते हुए आज का शो कंक्लूड करते हैं। इस रिक्वेस्ट और दुआ से व्यूअर्स कि प्लीज़ हमारे जो प्यारे भाई शराफत अली खान हमसे जुदा हुए हैं, उनको प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके ख़ानदान, उनकी फ़ैमिली को कुछ हौसला, कुछ तसल्ली दे। 4 मेंबर्स एक ही फ़ैमिली के इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस रिक्वेस्ट के साथ आज के शो को कंक्लूड करेंगे। जी कमाल।
मैं दिल दी दुनिया च तेरे बाजू जे कोई वसावा तो काफिर आखी मैं तेरी चौखट तू सारी जिंदगी जे सिर उठावा तो काफिर आखी जे मेरी पूजा च फर्क आवे इजाज खंजर दी लोड़ कई नहीं खुदा गवाह है तू अख चा बदले मैं मर न जावा ता काफिर आखी प्यार नलना से नी गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारां नूं शफा मिल जांदी है प्यार नाल ना से तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी रोज तेनू तकना बड़ाई जरूरी है सुख मिल जांदा है सुख मिल जांदा पैंदी है जां तेरे ते नजर बीमारां नूं शफा